हाय मेरे प्रिय छात्रों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज के इस टॉपिक में आपको विसरण और परासरण के बारे में बताऊंगा। विसरण और परासरण से कंपटीशन में कम से कम 2 क्वेश्चन यूपी कैडेट में जनरली आते हैं, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन श्योर है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझने से और भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे जो इस टॉपिक के नहीं होंगे। बॉटनी में आप बायोलॉजी में जानते ही हैं आप लोग, बायोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो चैप्टर को क्रमशः आपको समझते रहना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने जो जो चैप्टर फिजियोलॉजी के ख़त्म किए हैं, समाप्त किए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के बाद ट्रांसपायरेशन है, और लास्ट में हमने आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक हार्मोन के बारे में बात किया था। आज के इस टॉपिक में हम आपको विसरण और परासरण के बारे में बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, बहुत बेसिक चीज़ें बताएंगे। आपको प्रत्येक पॉइंट को समझते चलना है, कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो चीज़ें हम यहाँ पे लिखवाएंगे या बोलेंगे आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे। और जितने भी हमारे पीछे के चैप्टर हैं जो पढ़ा दिए गए हैं, उसको आप लोग कई बार उसको व्यू करके रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी सिलेक्शन के मामले में टॉप पर है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। हम लोग मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए कि आप लोगों का रैंक अच्छी आए, अच्छी जगह सिलेक्शन हो, जिससे हमारा भी नाम हो और आपका भी हो। तो मैं ज़्यादा बात ना बताते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन की। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन। विसरण को जो है डिफ्यूजन कहा जाता है। विसरण को डिफ्यूजन कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अणुओं का, किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से, किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना विसरण कहलाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना विसरण कहलाता है। अच्छा, विसरण के बारे में आपको अगर हम फिगर से दिखाएं, सपोज करिए कि हमारे घर में या आपके घर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मंदिर हो या मस्जिद हो, तो मस्जिद तो घर में नहीं होगा, घर में मंदिर जनरली हो जाते हैं। तो क्या है कि वहाँ पे एक कोने में बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं, इस तरह से मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर में अगरबत्ती लगी हुई है इस तरह से, और इसका जो धुआं है, वो धुएं का जो कंसंट्रेशन है मंदिर के आसपास ज़्यादा होगा, और उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। क्या करेगा? विसरित करेगा। और तब तक विसरण की क्रिया होती रहेगी जब तक वितरण का मान बराबर नहीं हो जाता। तो इसी को हम लोग कहते हैं विसरण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विसरण की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक वितरण का मान बराबर नहीं हो जाता है। जब तक वितरण का मान बराबर नहीं हो जाता है। विसरण एक ऐसी क्रिया है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों परिस्थितियों में होती है। विसरण एक ऐसी क्रिया है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों में पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। हमारे जो पदार्थ हैं जनरली प्राइमरी 3 ही पदार्थ हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस आते हैं, और विसरण की क्रिया इन तीनों में होती रहती है। लेकिन बात यह है कि विसरण डिफ्यूजन सबसे तेज किस में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा गैस में होगा। विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होगा, उससे कम द्रव में होगा, और उससे कम जो है ठोस में होगा। मीन्स विसरण जो है, विसरण क्रिया ठोस में कम होती है, होती लेकिन है जरूर, होती तीनों में है। अब बात यह है, एक होता है विसरण डिफ्यूजन प्रेशर, आप लोग जानते होंगे डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर जिसको कहा जाता है डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर
व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर? विसरण दाब होता क्या है कि विसरण दाब का थोड़ा सा अलग प्रकार का लोचा है। विसरण दाब में क्या होता है, ठोस में इसका, ठोस और द्रव में इसका बिहेवियर कुछ अलग होता है, ठोस और गैस में इसका बिहेवियर अलग होता है, और लिक्विड में इसका बिहेवियर जो है थोड़ा अलग होता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तरल में, द्रव में। द्रव, सपोज करिए हमारा पानी है, पानी क्या है भैया? पानी एक द्रव है। पानी में अगर हम कोई सोलूट डालते हैं तो इसका जो है डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। अब आपको ध्यान नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है। पॉइंट क्या लिखेंगे? जब किसी शुद्ध जल में सोलूट को हम लोग बोलते हैं विलेय। जब किसी शुद्ध जल में विलेय की मात्रा को डालते हैं या बढ़ाते हैं तो उस जल का विसरण दाब कम हो जाता है। मीन्स यहां पे क्या हुआ, विसरण दाब किसका सबसे ज्यादा होगा भैया? तो शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे अधिक होता है। शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे अधिक होता है। देखिए यहां पे आपको तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं घोलक या विलायक। सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? घोलक या विलायक। उसके बाद सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोलूट को कहते हैं विलेय। अब इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं विलेयन सॉल्यूशन। मीन्स अब क्या हुआ, यदि किसी जैसे विलायक है और उसका सॉल्यूशन है, इन दोनों में अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें तो जो विलायक का डिफ्यूजन प्रेशर होगा, विलायक का डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा और विलेयन का डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे आप सपोज करिए कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोका कोला क्या है, इसके अलावा चाय क्या है, सब विलेयन होता है। मीन्स अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से सबसे ज्यादा विसरण दाब किस पदार्थ का है, उसमें ऑप्शन में दिया रहे जल, शुद्ध जल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? तो वहां पे आप बिना किसी संकोच के शुद्ध जल पे लगाएंगे, क्योंकि शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे अधिक होता है। नोट करके दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जब किसी पदार्थ में जब किसी शुद्ध जल में विलेय की मात्रा बढ़ती है तो उस जल का डिफ्यूजन प्रेशर, अभी हमने बताया था डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर घटता है, तो उस जल का डिफ्यूजन प्रेशर घटता है। मीन्स इसका क्या हो गया, when a solute is mixed in pure water then diffusion pressure of pure water is decreased। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के, बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछा आता है कि इनमें से विसरण का उदाहरण क्या है, तो विसरण के उदाहरण में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो विसरण का उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें, एक देखिए बात है कि जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं सारे व्यवहारिक विज्ञान होते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको अपने लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन उस पर हम गौर नहीं करते हैं। सपोज करिए कि कहीं पे, अभी हमने अगरबत्ती का तो आपको बताया था कि अगर एक कोने में अगरबत्ती को जला दिया जाए तो पूरे कमरे में फैल जाती है। दूसरा इत्र, अगर इत्र को हम लोग जला दें, इत्र को जलाया नहीं जाता, इत्र को लगाया जाता है, अगर इत्र को कहीं पे स्प्रे कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इस तरह से इत्र का फैलना, अगरबत्ती के धुएं का फैलना और
किसी भी ठोस का उसके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना। ये सब किसके उदाहरण हैं? विसरण के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि कोई चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई ना कोई लाभ होता है। तो उस लाभ की हम बात कर लेते हैं कि विसरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में। विसरण का महत्व क्या है? तो विसरण का बहुत सारा महत्व है। उसमें से सबसे पहले हम लोग पहले महत्व के बारे में बात करेंगे कि जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो विसरण द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। आप लोग जानते हैं पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं उससे ऑक्सीजन निकलती है दिन के समय और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है? विसरण के द्वारा। इसके अलावा पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों की जो जड़ें होती हैं डिफ्यूजन के द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। तो ये जो है डिफ्यूजन प्रेशर का विसरण का महत्व हो गया। इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। डिफ्यूजन में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। विसरण, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस देखिए, हमने अभी बताया था कि जो डिफ्यूजन है या ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है, सबको पता है। लेकिन जो परासरण है वह केवल किस में होता है भैया? लिक्विड में। किस में होता है? लिक्विड में या तरल में। इसको आप याद रखेंगे, द्रव में। ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं परासरण की परिभाषा की। व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? परासरण। इसको लिखेंगे जब किसी विलायक को विलयन द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है तो विलायक का कम सांद्रता से, यहां पे आपको ध्यान देनी है बात, कम सांद्रता की हो रही है। विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है? विसरण। क्या कहलाएगा भैया? परासरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। इसको आप याद रखेंगे। मैं डिफिनीशन फिर से बता दे रहा हूं। डिफिनीशन बताने से अच्छा है कि यहाँ पे मैं आपको विथ फिगर बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। सपोज करिए एक हमारा यूट्यूब है, यू शेप जो है नली है, यूट्यूब कहाँ पे लग गया भाई? हाँ, यू शेप परख नली है। ठीक है, यू शेप परत नली है। अब इसमें क्या है कि एक पारगम्य झिल्ली है, यहाँ पे मध्य में एक पारगम्य झिल्ली है। इसको हम क्या कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको कहा जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक साइड में, एक तरफ क्या है? तरल हमारा सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है और दूसरी साइड में, एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी साइड में क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पता है, हमने बताया था सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट का क्या होता है? मिक्सचर होता है। दूसरा सॉल्यूशन है।
ये हमारा हो गया। हमने अभी क्या बताया था, जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक को, ये हमारा क्या है विलायक, विलायक, ये क्या हो गया भैया हमारा विलयन, विलयन। जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक को विलयन से अलग किया जाता है तो विलायक का, ये हमारा विलायक है, विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसके तरफ जाना, विलयन की तरफ, या विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, बहुत सरल है। हमारा एक तरफ विलायक है, दूसरी तरफ विलयन है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब अलग करते हैं तो जो हमारा, देखिए विलायक में कोई सांद्रता है ही नहीं, विलायक में सांद्रता नहीं। अगर सांद्रता हम करते भी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम विलायक रखते हैं, सोल्यूशन भी दो रख सकते हैं। अगर हम दो सोल्यूशन रखते हैं तो एक सोल्यूशन का मान कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा। जिसका मान कम होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, उस तरफ से जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जो हमारा विलायक है उधर की तरफ मूवमेंट करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण में आपको याद रखेंगे जो झिल्ली यूज होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली यूज होती है, आप इसको याद रखेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली के 2-3 उदाहरण हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। अब सबसे पहले तो अर्धपारगम्य झिल्ली है क्या, जब कोई किसी झिल्ली के द्वारा या मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट को अंदर जाने दिया जाता है, दूसरी तरफ जाने दिया जाता है, लेकिन सोल्यूट को रोक लिया जाता है, तो ऐसे झिल्ली को हम क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे। यहाँ पे सुअर और बकरे के अमाशय की झिल्ली, सुअर और बकरे के अमाशय की झिल्ली, अमाशय की झिल्ली, ठीक है भैया, अमाशय की झिल्ली। और उसके बाद अंडे की झिल्ली, अंडे की जो झिल्ली है, ये क्या है, सुअर और बकरे के अमाशय की झिल्ली और अंडे की झिल्ली। एक किसके उदाहरण है भैया, आप याद रखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। जब हम इनके द्वारा अलग करते हैं तो ये हमारा हो गया परासरण। अब बात एक करते हैं परासरण के बाद परासरण दाब की। किसकी बात करेंगे, परासरण दाब। परासरण के बाद हम लोग परासरण दाब की बात करेंगे। परासरण दाब में क्या है भैया, डिफिनेशन लिख लेते हैं। परासरण दाब की डिफिनेशन लिख लेते हैं। परासरण दाब, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ओपी कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग किया जाता है तो विलयन में सांद्रता के कारण उत्पन्न दाब को परासरण दाब कहा जाता है। तो विलयन में सांद्रता के द्वारा सांद्रता के कारण उत्पन्न दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दाब। वही बात है, सपोज करिए इधर जो है हमारा लिक्विड है और इधर क्या है, इधर है सॉल्यूशन, इधर क्या भी है, सॉल्वेंट। हमने आपको बताया था सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इसको हम जब अलग किए तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब अलग किया जाता है तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, सांद्रता के द्वारा एक दाब बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है सदैव। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ बनेगा, सॉल्यूशन में बनेगा। वेरी गुड, आप इसको याद रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर सदैव सॉल्यूशन में बनता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद टर्गर प्रेशर और दो हम दाब की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद दूसरा हमारा हो गया स्फीत दाब।
ये भी इसी से संबंधित है, स्फीति दाब, और दूसरा है भित्ति दाब। भित्ति दाब, इन दोनों चीज़ों को हम पहले एक ही साथ समझते हैं क्योंकि ये एक ही साथ लगते हैं। होता क्या है कि आपको मालूम है जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल होती है। ये हमारा हो गया कोशिका भित्ति, और ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, हल्का सा स्पेस होता है, जैसे वो जो हमारा कोशिका झिल्ली है वो कम ज़्यादा फूलती और सिकुड़ती रहती है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो फूल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग दूसरी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्फीति दाब की बात करते हैं। स्फीति दाब को टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, और इसको वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर मीन्स क्या हो गया, इसको हम टर्गर टीपी से दर्शाते हैं और इसको डब्ल्यूपी से। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई कोशिका स्फीत होती है, फूलती है, स्फीत होने का मतलब टर्जित होने का मतलब फूलना, जब कोई कोशिका फूलती है तो उसके कोशिका झिल्ली द्वारा, उसके कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा एक प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर कहाँ पड़ता है भैया? प्रेशर पड़ता है कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर प्रेशर पड़ता है। जो ये प्रेशर कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर पड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है स्फीति दाब। मतलब कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर पड़ने वाले दाब को स्फीति दाब कहा जाता है। अब देखो बात यह है कि जो हमारा स्फीति दाब है, लड़ाई कब होती है? जब आमने सामने दोनों बराबर हो। तो जनरली होता क्या है यहाँ पे, अब जब इस पे दबाव डालता है तो कहता है हम कम नहीं है, हम आपसे कम तो है नहीं। तो ये भी क्या करता है? इसके ऊपर दबाव डालता है, ये भी जो है इसके ऊपर दबाव डालता है। तो जो दबाव कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पे पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं भित्ति दाब। तो दोनों एक साथ आप समझ लीजिए। इसके बाद एक सेल टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मीन्स टर्गर प्रेशर क्या होता है? जब हमारा कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर दाब पड़ता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और भित्ति जो है, कोशिका भित्ति भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर दाब डालती है, जिसको हम लोग कहते हैं भित्ति दाब या वॉल प्रेशर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अच्छा, आप तब तक नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे। शुद्ध जल का परासरण विसरण दाब सबसे अधिक होता है, जबकि परासरण दाब सबसे कम होता है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, जब किसी शुद्ध जल में विलेय को मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध जल में विलेय मिलाया जाता है तो उस जल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। मीन्स जब किसी शुद्ध जल में हम कोई भी विलेय पदार्थ डालेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ उस सॉल्यूशन का क्या बढ़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता रहता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम शुद्ध जल में चीनी घोल देते हैं तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, लेकिन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो ये दोनों में आपस का एक रिलेशन होता है कि शुद्ध जल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होता है और डिफ्यूजन प्रेशर शुद्ध प्रेशर का सबसे प्योर वाटर का सबसे अधिक होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीपीडी की, डीपीडी की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। क्या कहते हैं भैया? डीपीडी।
डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डीपीडी को सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं, उसके बाद आपको हम परिभाषा लिखवाते हैं। 1 मिनट का फिगर है, आसानी से आप समझ जाएंगे, बिना फिगर के आप समझ नहीं पाएंगे। सपोज करिए आपके पास 2 बीकर है और एक बीकर में आपके सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमने अभी बताया, सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट को कहा जाता है घोलक या विलायक, विलायक। और दूसरे बीकर में जो है विलयन है, विलयन है। बस अब आपका परिभाषा क्या हो गया, अब आपका परिभाषा तो आ गया, सॉल्वेंट। आपका परिभाषा यहीं पे हो गया। परिभाषा कैसे हो गया डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का, इसमें क्या है, इसमें विलायक है, मीन्स जल है, क्या है, जल। विलायक आपको मालूम है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में इसका मिश्रण है, चाहे नमक का घोल समझ लीजिए, चाहे चीनी का। हम तो कह रहे हैं चीनी का ही समझो, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को मीन्स सॉल्वेंट और विलायक, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉरी, हाँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। अब आपको पता है SP बराबर होता है, SP बराबर होता है OP माइनस TP, SP बराबर OP माइनस TP। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि DPD बराबर OP माइनस TP, क्योंकि हम सक्शन प्रेशर को डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट भी कह सकते हैं। इसके एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है, DPD बराबर OP माइनस TP वाला। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात और करेंगे, 2 मिनट की, 2 मिनट की बात और करनी है। बात यह है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विसरण दाब सबसे ज्यादा किसका होगा। तो पौधे के केस में विसरण दाब सबसे ज्यादा पत्तियों का होता है और सबसे कम जड़ का होता है। और ऐसे पौधों का, जैसे बहुत सारा पौधा दे दिया गया, तो जो हमारे लवणीय पौधे होंगे, लवणीय पौधों का विसरण दाब सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और हाइड्रोपोनिक्स का विसरण दाब कम होगा, पराशर दाब कम होगा। पराशर दाब की हम लोग बात कर रहे हैं, मीन्स पत्तियों का पराशर दाब सबसे अधिक होता है और रूट का पराशर दाब कम होता है। और दूसरी बात हम लोग करेंगे पौधों का, तो जो हमारे हाइलोफाइट्स होते हैं, लवणीय पौधे, उनका पराशर दाब क्या, विसरण दाब क्या होगा, उनका विसरण दाब सबसे अधिक होता है। लवणीय पौधों का विसरण दाब सबसे अधिक होता है, सॉरी, विसरण दाब नहीं, पराशर दाब सबसे अधिक होता है। लवणीय पौधों का पराशर दाब सबसे अधिक होता है, जबकि जलीय पौधों का पराशर दाब सबसे कम होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, पत्तियों का पराशर दाब सबसे अधिक और जड़ का पराशर दाब सबसे कम होता है। लवणीय पौधों का पराशर दाब क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि जलीय पौधों का पराशर दाब सबसे कम होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।